क्या एडमिशन प्रोसेस है एमबीबीएस बीडीएस का, आयुष काउंसलिंग का क्या प्रोसेस। मान लो आपने 11,000 रुपये भरे थे, ठीक है, 11,000 रुपये डूब गए। आपने 2,05,000 रुपये भरे थे, 2,05,000 रुपये डूब गए। अगर अपन महाराष्ट्र स्टेट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट जो है वो एक क्लोज स्टेट है। आई होप ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जब तक सीट भर नहीं जाते हैं तब तक जो है वो राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो एक्चुअल दैट इज प्रोसेस का आउटफ्लो में यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि नीट का एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रखी है, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रखी है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करके रखी है, एक्सेप्ट कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे चलता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है एमबीबीएस बीडीएस का, आयुष काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, जो अलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो प्रोसेस का जो एल्गोरिथम है कि कैसे राउंड्स होते हैं ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपको राउंड के रूल्स ही नहीं पता तो वहां पे जाके आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे और हो सकता है कि आपका जो चांस है टू गेट द बेस्ट कॉलेज एट योर मार्क्स वो आप मिस कर जाओ। तो ये जो वीडियो है उसको ध्यान से सुनना। अभी भी 14 दिन बाकी है काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें चालू होने में। इवन स्टेट काउंसलिंग में भी टाइम है अभी भी चालू होने के लिए। तो अभी एक बार ये वीडियो देखो, चाहिए तो पेन पेपर लेके बैठ जाना सो दैट अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। बट ट्राई करना कि इसके नोट्स वगैरह निकाल लो और वापस से एक बार देख लेना। अगर मतलब 14 दिन बाद अगर आपको भूल जाते हो तो जस्ट इन केस। तो मैं आपको बता देता हूँ जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस आता है एमबीबीएस बीडीएस का और एक आपका काउंसलिंग प्रोसेस आता है आयुष का। आयुष का क्या मतलब है? आयुष का मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, फिर उसके बाद यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी और वाई के अंदर बेसिकली आपका नेचुरोपैथी वगैरह आ जाता है, ठीक है, योगा नेचुरोपैथी ये सब वाई में आ जाता है। तो जिनको भी आयुष डॉक्टर बनना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, सिद्धा, ठीक है, नेचुरोपैथी, ये सारे डॉक्टर जिनको बनना है उनको आयुष काउंसलिंग अटेंड करना है। और जिनको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या फिर उनको बीडीएस डॉक्टर बनना है तो इन दैट केस उनको एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग को अटेंड करना है। अब आपका ऐसा है कि आप बॉर्डर लाइन पे हो फॉर एमबीबीएस बीडीएस, तो आपका ऐसा है कि सर मैं एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग और आयुष काउंसलिंग दोनों अटेंड नहीं कर सकता। आप कर सकते हो अटेंड, बस मैं आपको सेग्रीगेट करने के लिए बता दे रहा हूँ कि एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग अलग चलती है, आयुष की काउंसलिंग अलग चलती है। इवन दो दोनों की जो टाइमलाइंस है वो एक के बाद एक ही चलता है, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के बारे में। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी एमसीसी, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है, और दूसरी बॉडी आपकी होगी स्टेट की बॉडी। स्टेट बॉडी मतलब जिस पर्टिकुलर आप स्टेट में हो उस पर्टिकुलर स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होगा, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में एक बॉडी होती है दैट इज सीईटी सेल, जो कि आपके काउंसलिंग दैट इज आपके एडमिशंस को केटर करती है, ठीक है। तो आपके पास दो बॉडीज आ गई यहाँ पे, एक तो एमसीसी और एक तो हो गई स्टेट बॉडी। जैसे आपको पता है जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसी तरह से इसको मान के चलो ये सेंट्रल बॉडी है और ये आपकी स्टेट की बॉडी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्टेट के बारे में रेफर कर रहा हूँ तो मैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में स्पेसिफिकली रेफर कर रहा हूँ। तो और एमसीसी का मतलब सेंट्रल बॉडी। तो ये जो एमसीसी है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, इसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, दोनों काउंसलिंग अलग होती है, ठीक है। अभी तक कॉमन काउंसलिंग वाला जो फंडा है उसको अप्लाई नहीं किया गया है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ एमसीसी काउंसलिंग के बारे में तो इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो अगर हम बात करें जो महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी कॉलेजेस है या फिर इंडिया में जितने भी पर्टिकुलर कॉलेजेस है उनकी जो 15% सीट्स होती है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। मतलब उस पर्टिकुलर 15 सीट्स के लिए मान लो 100 सीट्स है जीएसएमसी मुंबई के अंदर, तो उसमें से जो 15 सीट्स है ना उसके लिए पूरे इंडिया भर में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ऑब्वियसली मिलेगा। और जो 85 सीट्स होते हैं, 85 सीट्स वो स्टेट के बच्चों के लिए, जैसे जीएसएमसी अगर महाराष्ट्र की बात करूंगा तो जीएसएमसी जो सीट्स है उसके 85 सीट्स है, उसमें सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं 85 सीट्स के लिए, और 15 सीट्स के लिए पूरे इंडिया भर के कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज 15% ऑल इंडिया कोटा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। जीएसएमसी में 100 सीट्स नहीं है, 250 सीट है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो उन 250 सीट्स में से 15% सीट्स के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के 85% सीट्स के लिए आप स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको एडमिशन लेना है एम्स के अंदर तो एम्स के 100% सीट्स एमसीसी काउंसलिंग से भरे हुए जाते हैं। बीएचयू के 100% सीट्स, एएमयू दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100% सीट्स, जिपमर के 100% सीट्स और इवन एएफएमसी के 100% सीट्स यहीं से भरे जाते हैं। अलॉन्ग विथ अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन है जहाँ पे 20-25 लाख पर ईयर की फीस होती है, वहाँ पर भी एडमिशन एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है। और अब तो यहाँ पे रूल बन चुका है कि डीम्ड के भी जो जितने भी सारे सीट्स है उसका कोई ऑफलाइन राउंड वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, ना ही स्टेट के जो सीट्स है उसमें भी ऑफलाइन राउंड वगैरह कुछ नहीं वाला है। जो भी होगा सब का सब दैट इज कैप राउंड्स के थ्रू होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने को। नेक्स्ट आता है ईएसआईसी कोटा की कुछ सीट्स वहाँ पे है, डीयू कोटा की कुछ सीट्स है और 2 आईपीयू कॉलेजेस पीएमएमसी सफदरजंग और एबीवी जो कॉलेज है उसके लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग हो जाती है। अब अपन स्पेसिफिकली बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट का। तो अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना है तो आपकी जो स्टेट की बॉडी है वो ध्यान में रखना आपको सीईटी सेल है।
ठीक है। तो 85% सीट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला 85% सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो केटर करती है स्टेट बॉडी दैट इज सीईटी सेल महाराष्ट्र में। दूसरा, अगर अपन महाराष्ट्र स्टेट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट जो है वो एक क्लोज स्टेट है। आई होप ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। क्लोज स्टेट से मेरा मतलब क्या है कि जो महाराष्ट्र स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वही एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। उसमें भी एक थोड़ा सा कैच है, मैं आपको बताता हूँ कि जो 85% सीट्स है ना यहाँ पे तो डेफिनेटली महाराष्ट्र के ही बच्चे एडमिशन लेंगे। ठीक है, इसकी जो फीस होती है लगभग 7.5 से लेकर 12-14 लाख के आसपास तक जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। और जो 15% सीट्स है ना ये आपकी इंस्टीट्यूशनल सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है। यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 गुना फीस देनी पड़ती है और ये जो सीट्स होती है 15% सीट्स यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट एक तरीके से ये अनफेयर चीज़ हो गई कि बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं बट वो 3 to 4 गुना फीस उनको पे करना पड़ेगा। बट स्टिल तो इसलिए माना जाता है कि महाराष्ट्र जो है वो एक क्लोज स्टेट है। जबकि आप कुछ अदर स्टेट्स की बात करोगे जैसे कि यूपी हो गया, ठीक है, जैसे कि हो गया छत्तीसगढ़, जैसे कि हो गया हरियाणा, वैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तो यहाँ के जो एमबीबीएस के जो प्राइवेट कॉलेजेस है इनके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई बहुत डिफरेंट सी फीस लगनी पड़ेगी। हाँ, एक वहाँ पे कैच है कि आपको जनरल कैटेगरी कंसिडर किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी डू यू बिलोंग, अगर आप स्टेट के बाहर जाते हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर आप सीईटी सेल से पार्टिसिपेट करते हो तो सीईटी सेल में अपने पास 2 ही ऑप्शन आते हैं आपके पास, 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट और 100% तो नहीं मैं बोलूँगा 85% ही प्राइवेट की सीट्स। ठीक है, 15%, हाँ, बट वो 15% ऐसा नहीं कि बाहर के जो बच्चे हैं सिर्फ वही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 15% जो मैनेजमेंट कोटा है उसके लिए स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जहां तक बात आती है दैट इज आयुष काउंसलिंग की, तो ये हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो जिन भी बच्चों को एक आयुष डॉक्टर बनना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक को सब डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए भी 2 ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। एक उनकी सेंट्रल बॉडी दैट इज AACCC, ठीक है, इसकी काउंसलिंग होती है AACCC की। और दूसरा आपकी बात होती है स्टेट बॉडी दैट इज सीईटी सेल, वही कंडक्ट करवाता है आपका स्टेट के एडमिशन। सेम थिंग अगेन, 15% गवर्नमेंट सीट्स और 100% डीम्ड सीट्स जो है वो AACCC से आती है। ठीक है, AACCC के अंडर आती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है स्टेट बॉडी। अब स्टेट बॉडी में यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए तो वो काउंसलिंग करेगा ही करेगा। दूसरा 15% प्राइवेट सीट्स जो है ना प्राइवेट आयुष कॉलेजेस के अंदर, तो वो जो 15% सीट्स है वो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ओपन रहती है। किसके लिए होती है? नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती है 15% प्राइवेट की सीट्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है क्योंकि इसकी जो काउंसलिंग है ना वो सीईटी सेल में अलग से आती है। ठीक है, कि 15% अलग से सीट्स, इनकी जो 15% ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि एक तरीके से नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए हो गया तो ऑल इंडिया कोटा की तरह ही हो गया 15%, राइट। तो इसकी काउंसलिंग अलग से चलती है। 85% जो गवर्नमेंट सीट्स है उनकी काउंसलिंग अलग से चलती है और 85% जो प्राइवेट सीट्स है उनकी काउंसलिंग अलग से चलती है। सभी बट सीईटी सेल ही कंडक्ट कराता है। सीईटी सेल का एक वेब पोर्टल है, उसी के ऊपर सारी की सारी चीजें होती है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया कि 2 एमबीबीएस, एक बीडीएस काउंसलिंग है और एक आपके पास आयुष काउंसलिंग आ जाती है। जहां तक बात आती है एलाइड कोर्सेज की, दैट इज फिजियोथेरेपी हो गया आपका, बीएससी नर्सिंग हो गया। देखो बीएससी नर्सिंग की जहां तक बात है ना, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशंस हुआ करते थे महाराष्ट्र के अंदर बीएससी नर्सिंग में। सिंस महाराष्ट्र के ऑडियंस में तो उनको एड्रेस कर रहा हूं स्पेसिफिकली, तो पहले हुआ करते थे बीएससी नर्सिंग के एडमिशंस, बट अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बीएससी नर्सिंग सीईटी अलग से एग्जाम कंडक्ट करी जाती है, तो उसके लिए वो आपको देनी पड़ती है अगर आपको बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशंस है वो नीट के थ्रू होते हैं वाया ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एमसीसी के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो मैंने कि जैसे कि आपको बताया कि एमसीसी का प्रोसेस किसके लिए है, एम्स जिपमर के 100% सीट्स, 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स के लिए, एएफएमसी, बीएचयू, एएमयू, ठीक है, डीयू कोटा, ईएसआईसी, डीम्ड एमबीबीएस में लेने के लिए या फिर डीम्ड बीडीएस में लेने के लिए एमसीसी का प्रोसेस होता है। ये उसकी वेबसाइट है mcc.nic.in। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपके पास आता है जब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्वियसली काउंसलिंग प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपके डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भैया राउंड्स कितने होते हैं। ठीक है, तो राउंड्स का मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि राउंड जो है वो सिर्फ 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। जब तक सीट्स भर नहीं जाते हैं तब तक जो है वो राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उन्होंने एल्गोरिदम ऐसी बना दिया ना कि यूजुअली 4 से 5 राउंड के आगे हो ही नहीं सकता। वो एल्गोरिदम क्या है वही मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप करोगे पेमेंट, कितना पेमेंट करना है तो उसके बारे में यहाँ पे नीचे टेबल देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको
एम्स में एडमिशन लेना है, जिप्पर में एडमिशन लेना है, 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, या फिर एएफएमसी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टोटल यहाँ पे ध्यान में रखना है 11,000 के आसपास पे करना है अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बिलोंग करते हो, ठीक है। 11,000 आपको पे करना है, जिसमें से रिफंडेबल जो है वो 10,000 आपका रिफंडेबल आ जाता है, ठीक है, और नॉन रिफंडेबल जो है वो 1,000 के आसपास। मान लो आपको सीट नहीं मिला, ठीक है, आपने सारे राउंड्स पार्टिसिपेट करे, आपको सीट नहीं मिली, तो 10,000 जो है वो कुछ महीनों के बाद आपको यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हो कि भाई जहाँ पे रिफंडेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, तो वो 10,000 रुपये आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका डिपॉजिट की तरह है जो आप दे रहे हो उस पर्टिकुलर बॉडी को, जिसमें से 1,000 रुपये तो वो कंपलसरी रखेंगे ही रखेंगे। बाकी जहाँ तक 10,000 की बात आती है, आपको सीट नहीं मिला तो आपको 10,000 वापस दे देंगे। दूसरा आपका आता है रिजर्व कैटेगरी के बारे में, कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी को बिलोंग करते हो, एससी को बिलोंग करते हो, एसटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र में जो स्पेसिफिक कैटेगरीज है, अब उनको भी आप स्पेसिफिक कैटेगरीज में बिलोंग करो, या फिर पीडब्ल्यूडी को, तो उनको देना होता है 5,500, ठीक है, जिसमें से 500 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 5,000 रुपये जो है वो रिफंडेबल है, ठीक है। और अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, आपको डीम्ड एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, डीम्ड पीटीएस में एडमिशन लेना है, जैसे डीवाई पाटिल हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, एमजीएम हो गया, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको टोटल भरना पड़ता है 2,05,000 रुपये, जिसमें से 5,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 2,00,000 रुपये जो है वो रिफंडेबल यहाँ पर आ जाते हैं। तो डीम्ड कॉलेजेस अगर आप अपने लिस्ट में डाल रहे हो तो सोच समझ के डालना, अगर आपको एडमिशन चाहिए तभी जाके आपको यहाँ पे 2,05,000 रुपये जो है वो भरने, फालतू में भरने की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो समझ में आता है। अब पेमेंट करने के बाद आपका होगा चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी वीडियो में कि चॉइस फिलिंग क्या होती है, चॉइस लॉकिंग क्या होती है। तो आप मेरा पिछला वीडियो जो है वो जाके देख सकते हो आराम से, उसमें सारा कुछ चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके रखा है कि चॉइस फिलिंग क्या होती है, कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए। उसके बाद आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, अलॉटमेंट का मतलब आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो अगले राउंड में जाओगे आप। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका रोल नंबर लिखा हुआ रहेगा, रोल नंबर के सामने आपके मार्क्स लिखे रहेंगे, आपके ऑल इंडिया रैंक लिखी रहेगी, उसके आगे सामने आपके ये लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से राउंड में अलॉट हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, मेरे को फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली लग गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे जितने भी मेरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है आपको, आधार कार्ड लगता है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है, वो सारी चीज़ें लगती है। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको जरूरत पड़ता है। ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सेंट्रल फॉर्मेट वाला वो जरूरत पड़ता है। ओबीसी को बिलोंग करते हो, ओबीसी सेंट्रल फॉर्मेट में आपको जरूरत पड़ता है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वो आपको जरूरत पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना पड़ता है उस पर्टिकुलर कॉलेज पे। फॉर एग्जांपल पे कोई एम्स दिल्ली लग गया तो मैं वहाँ पे सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाऊँगा और मैं बोलूँगा ये लो मेरे को एडमिशन यहाँ पे लेना है, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके जानी है, बट उसके साथ साथ एटलीस्ट आपको 3 से 4 जेरोक्स कॉपीज हर एक डॉक्यूमेंट के लेके जानी है। एक फाइल आपको बना देनी है, उस पर्टिकुलर फाइल में सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज हो जाने चाहिए अलॉन्ग विथ 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आई होप आपको मैं एमसीसी का एक बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया। इसके आगे बताता हूँ कि एल्गोरिथम क्या चलता है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने में कोई आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं पड़ता एमसीसी में। एमसीसी के जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी डॉक्यूमेंट की बात होगी वो सब की सब रिपोर्टिंग के टाइम बात होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपको आउटलाइन ध्यान में रखना है व्हेन इट कम्स टू एमसीसी की एमसीसी की प्रोसेस, ठीक है। अब आपको एक्चुअल दैट इज प्रोसेस का आउटफ्लो में यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है एल्गोरिथम तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ राउंड 1 के बारे में। अब मेरे को कोई बच्चा पूछेगा कि भाई भैया पहले राउंड्स के बारे में बताओ, राउंड का मतलब क्या होता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑल इंडिया में टोटल मान के चलिए, ठीक है, कि ऑल इंडिया में टोटल 1000 सीट है, ठीक है। अब अप्लाई करने वाले जो तुमको पता है लाखों है, तो मान के चलते हैं अपन कि 1 लाख के आसपास बच्चे जो है ना वो इन सीट्स के लिए अप्लाई किए, मतलब सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया एमसीसी काउंसलिंग में। 1 लाख बच्चों ने 1000 सीट्स के लिए। तब होगा क्या, अब हर एक बच्चा जो है वो अपना प्रेफरेंस लिस्ट डालेगा कि उसको ये कॉलेजेस चाहिए। अब फर्स्ट राउंड में क्या है, फर्स्ट राउंड सिंस फ्री एग्जिट है, मैं बताऊंगा फ्री एग्जिट का क्या मतलब है, एल्गोरिथम क्या है। बट मान के चलो कि इन 1 लाख बच्चों में से 1000 बच्चों को जो है वो सीट मतलब अलॉट किया गया। बट उसमें से क्या हुआ कि सिर्फ 100 बच्चों को जो है वो एम्स दिल्ली मिला, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं बच्चों ने जो है ना जहाँ के एडमिशन ले लिया, उन्होंने बोला हाँ भाई हमको तो एडमिशन जो है वो कंफर्म कराना है, ठीक है। बाकी कितने बचे, तो बाकी देखोगे तो 900 सीट्स बच गए, ठीक है। तो ये 900 बच्चों ने क्या किया, जिनको कॉलेज अलॉट किया वो बोले नहीं यार हमको तो ना नहीं चाहिए, ठीक है। एम्स दिल्ली में वैसे देखोगे तो ज़्यादा सीट्स थे, बट उसमें 100 बच्चों को सीट यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो 900 बच्चे यहाँ पे रह गए। तो अब ये जो 900 बच्चे जिनको सीट मिल गया था, उन्होंने बोला नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मैंने तो फ्री एग्जिट ले लिया।
तो अब क्या होगा, अब राउंड 2 होगा इन 900 सीट्स को भरने के लिए। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो इस तरह से राउंड जो है वो चलते हैं। जैसे आपको पता है बॉक्सिंग, कोई भी आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो उसमें भी कैसा राउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जब आप हर राउंड में आपका प्रेफरेंस लिस्ट भरते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर राउंड में आपको क्या अलॉट होता है, क्या अलॉट नहीं होता, उसके बेसिस पे चीज़ें चलती है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक राउंड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी राउंड का मतलब नहीं समझ में आया तो यार एक बार बस मेरे को डीएम कर देना, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा वापस एक्सप्लेन करने का, बट उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि राउंड का मतलब क्या होता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राउंड्स में होता क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राउंड 1 की बात करते हैं, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। अब आप बात आती है सीट अलॉट हुई क्या नहीं हुई। तो यहाँ पे राउंड 1 पे ध्यान दो कि आपको सीट अलॉट हुआ या फिर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको राउंड में कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। मेरिट में रहोगे तो कॉलेज मिल जाएगा, नहीं में रहोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल बात। राउंड 1 की बात करें, अब अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आपने रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग का मतलब क्या बताया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए वहाँ पर और आपने बोला हाँ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। या तो फिर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी। अब राउंड 1 जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं घर पे बैठे बैठे मैं अपना डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई मेरे को तो रिपोर्टिंग नहीं करना। क्या इससे मैं एडमिशन प्रोसेस के बाहर हो जाता हूँ? नहीं, आप एडमिशन प्रोसेस के बाहर नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई फ्रीली आप एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। और फ्री एग्जिट का ये भी मतलब है, फ्री का मतलब यहाँ पर ये भी आ जाता है कि आपने जो पैसे भरे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11,000 भरे हुए थे, ठीक है, तो क्या वो जो डिपॉजिट है वो आपका चला जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, 5,500 आपने भरे थे, तो क्या वो पैसा आपका चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। सिमिलरली 2,05,000 जो आपने भरे थे, ठीक है, डीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन लेने, क्या आपका पैसे वो चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए उसको बुलाते हैं फ्री एग्जिट, कि आप इस पर्टिकुलर राउंड से फ्री एग्जिट लेना चाहते हो, कि आपको एक कॉलेज दिया गया, ठीक है, बट मैं आपको वो कॉलेज नहीं लेना, ठीक है, तो घर पर बैठे रहो, आपका अपने आप जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या आप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे? नहीं। अब मान के चलो आपने डिसाइड किया कि चलो यार रिपोर्ट कर ही देते हैं, है ना, और उस कॉलेज में एडमिशन लेके रखते हैं और बेटरमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं, है ना। तो या तो आप दो ऑप्शंस कर सकते हो। आपने वहाँ पे कॉलेज में गए और आपने क्या बोला कि भाई मेरे को तो एडमिशन फाइनल करना है, जैसे कि आपकी ऑल इंडिया रैंक पहले 50 के अंदर है, तो आपको ऑब्वियसली एम्स दिल्ली मिल जाएगा, बराबर। तो आपने क्या किया, आप एम्स दिल्ली में क्या अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिया और आप बोला मेरा एडमिशन फाइनल, आपका प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो गया, सिंपल। तो फाइनल के बाद यहाँ पे दी एंड हो गया। बट आपका ऐसा है कि आपको मिला मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आपको मिला मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और आपको पता है कि कोई ना कोई तो बीच में से दैट इज़ पहले 50 में से ऐसा कोई ना कोई होगा जिसने एम्स दिल्ली छोड़ के कुछ ना कुछ अदर ऑप्ट किया, तो उसकी जो एम्स दिल्ली की जो सीट है वो शायद हो सकता है कि आपको मिल जाए, या फिर कोई ना कोई लीव कर जाए, कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो उस केस में आपने क्या किया, आप गए कॉलेज के पास, आपने बोला मौलाना आज़ाद में कि भाई मेरे को एडमिशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा एडमिशन फिक्स मत कंसिडर करो, मेरे को क्या करना है, मेरे को अपग्रेड करना है। मतलब क्या कि मेरी जो एडमिशन की जो लिस्ट है, मैंने जो प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, आपने प्रेफरेंस लिस्ट का वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके देखो। तो मैंने क्या प्रेफरेंस डाला था, मैंने डाला था एम्स दिल्ली, ठीक है, मैंने एम्स दिल्ली डाला था फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन मैंने डाला था एमएमसी, ठीक है, एमएमसी दिल्ली, ये मैंने डाला हुआ था। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को तो ये मिल गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है। बट मैंने एमएमसी में गया, उनको बोला नहीं मेरे को तो मेरा जो टॉप प्रेफरेंस है ना, मेरे को तो वही चाहिए, मेरे को तो एम्स दिल्ली चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप बेटरमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्ट कर दिए। बेटरमेंट के लिए भी ऑप्ट करोगे तभी भी आप जाओगे राउंड 2 के अंदर, ठीक है। अगर आपने बेसिकली काउंसलिंग यहाँ पे खत्म कर दी, दैट इज एम्स दिल्ली मिल गया, या फिर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मेरे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ही चाहिए था, एम्स दिल्ली नहीं चाहिए था, मतलब अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी मौलाना आज़ाद ले लूंगा, तो भी आप जाके अपना एडमिशन यहाँ पे एंड कर सकते हो। तो आपने बेटरमेंट के लिए क्या कर दिया, अपने राउंड 2 बेटरमेंट के लिए आपने अप्लाई कर दिया और आप चले गए राउंड 2 के अंदर। फ्री एग्जिट वाला कॉन्सेप्ट आया वो आपको समझ में आ गया। फ्री एग्जिट में आपको कुछ नहीं करना, घर पे बैठे रहो, सिंपल। आपको कॉलेज नहीं चाहिए, वो घर पे बैठे रहो। फर्स्ट राउंड में होता है ये सिर्फ, सेकंड राउंड से फ्री एग्जिट नहीं होती है। अब मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला, अब क्या करेंगे यार, क्या मैं प्रोसेस से बाहर हो जाऊंगा? नहीं, आप ऑटोमेटिकली आपने बेसिकली क्या हुआ कि आप चले गए राउंड 2 के अंदर, बराबर। अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिला तो आप चले गए राउंड 2 के अंदर, सिंपल बात है। अब अपन बात करते हैं राउंड 2 के बारे में, ठीक है। और हाँ, आपका ऐसा है कि सर मेरे को ना राउंड 1 के बाद खेलना ही नहीं है, ठीक है, मेरा मूड ऑफ हो गया है, या फिर मैं ड्रॉप के लिए ऑप्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने आप प्रोसेस से बाहर हो जाऊँ? हो जाओ, सिंपल है। अगले राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग होगी वो भरो ही मत। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राउंड 2 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब राउंड 2 पे ध्यान दो। अब राउंड 2 में भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एक कि आपको कॉलेज मिल गया, एक आपको कॉलेज नहीं मिला, बराबर। अगर तो आपको कॉलेज मिला, आपके पास अगेन दो ऑप्शन है कि या तो आप रिपोर्टिंग करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर, या तो आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे। अगर तो आपने वहां पर रिपोर्टिंग कर दिया, आपके पास अगेन दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक कि आपने वो कॉलेज फाइनलाइज कर दिया, ठीक है, कि आपको सेकंड राउंड में चलो अब एमएमसी से आप ऊपर चले गए एम्स दिल्ली में ना, एमएमसी से आप चले गए एम्स दिल्ली के ऊपर। अब मेरा तो सुप्रीम कॉलेज मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, फाइनल करके यहाँ पे दी एंड कर दूंगा, प्रोसेस खत्म, एडमिशन लेके एडमिशन फिक्स कर दिया, रिटेंशन फॉर्म मैंने भर दिया।
तो मेरा कॉलेज फिक्स हो गया। या फिर अगेन मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कर सकता हूँ कि मेरे को फिर से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल गया, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई ऊपर का कॉलेज जो है वो छोड़ दे। या फिर कोई VMMC वाला बंदा है, वो सोच रहा है कि हाँ MMC मेरे को मिल जाए, बट सेकेंड राउंड में मेरे को VMMC मिल गया, तो मेरे को अभी भी बेटरमेंट चाहिए, तो मैं वापस से बेटरमेंट के लिए जा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं चला गया बेटरमेंट के लिए, और बेटरमेंट के लिए अगर मैं चला गया मतलब मैं चला गया राउंड 3 के लिए। सिंपल। अब यहाँ पे मान के चलो आपको जो सीट मिला और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तब क्या होगा? तो अगर आपने सीट मिला और आपने रिपोर्ट नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर राउंड से बाहर तो हो जाओगे, ठीक है, बाहर तो हो जाओगे, बट आपने जो डिपॉजिट दिया था, मान लो आपने 11,000 रुपये भरे थे, ठीक है, 11,000 रुपये डूब गए। आपने 2,05,000 रुपये भरे थे, 2,05,000 रुपये डूब गए, ठीक है। आपने 5,500 रुपये भरे थे, 5,500 रुपये डूब गए। इन्होंने ये चीज़ें इसलिए रखे हुए सो दैट ऐसे फालतू में कोई भी राउंड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलते ना बैठे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना, अगर राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है, तो उसको आपको लेकर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप नहीं ले रहे हो बिल्कुल भी और फिर अपना फालतू में अपना जो डिपॉजिट जो अपने भरा हुआ फालतू में वेस्ट कर दे रहे हो। हाँ, आपको अगर 11,000 की पड़ी नहीं है, 5,500 की नहीं पड़ी है तो ठीक है, बट 2,05,000 की तो मोस्ट प्रोबेबली पड़ी होगी, ठीक है। तो कॉलेज ले लो और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर दो, ठीक है। और अगर आपने कॉलेज नहीं उठाया ना, एक तो आपका पैसा तो गया, बट आपको अगर थर्ड राउंड खेलना है ना, तो उसके लिए आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या, वापस से ये सब चीज़ें करते बैठो, ये जो पूरा प्रोसेस है ना वापस से करते बैठो। ये चीज़ ध्यान में रखना राउंड 3 में अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्या मैं वापस से एक बार समरी देता हूँ राउंड 2 का आपको यहाँ पे, कि अगर आपको कॉलेज मिला तो आपने 2 ऑप्शन आते हैं, रिपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। और रिपोर्ट करने के बाद या तो कॉलेज फाइनलाइज कर दो या तो फिर बेटरमेंट के लिए चले जाओ। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो रिपोर्ट नहीं करने की वजह से क्या होगा, आपका पैसा जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन फी भरी थी, वो पूरी पूरी चली जाएगी। और आपको राउंड 3 में वापस से पार्टिसिपेट करना है तो आपको फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। तभी जाके आप राउंड 3 में एंटर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पे। अब मान के चलो मेरे को राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, कोई बात नहीं यार, अब चलेगा अपने आप, दैट इज राउंड 3 के अंदर। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखना है, जिनको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलेगा ना, वो अपने आप राउंड 3 में चले जाएंगे, उनको कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला या फिर आप अपग्रेड भी नहीं हुए, तो भी इन दैट केस आप अपने आप राउंड 3 में चले जाओगे। फिर से राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना है जिनको राउंड 2 में एक कॉलेज, नया कॉलेज मिला और उन्होंने वहां पे रिपोर्ट नहीं किया। तो इन दैट केस उनको राउंड 3 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। जिनको सीट ही नहीं मिली उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वापस से करने की जरूरत नहीं है, बट आपको चॉइस फिलिंग हर राउंड में करनी है। ये ध्यान में रखना है आपको, चॉइस फिलिंग दैट इज आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरना, वो आपको हर राउंड में करना है। अब अपन आ जाए राउंड 3 के ऊपर। राउंड 3 में क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेन चीज 2 पॉसिबिलिटीज, कॉलेज मिला या तो कॉलेज नहीं मिला, बराबर। कॉलेज या तो मिलेगा या तो आप रिपोर्टिंग करोगे या तो फिर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे। अगर तो आप रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है, तो राउंड 3 के बाद आप यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटरमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। राउंड 3 में आपको कॉलेज मिला, आप कॉलेज के पास गए एडमिशन को, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपका काउंसलिंग प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे एग्जिट तो ले सकते हो, बट अगेन आपका डिपॉजिट तो चला गया। समझ में आ रहा है आपको कि राउंड 3 में आपको एक नया कॉलेज मिल गया, बट आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका पैसा चला गया और आपके लिए प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरी तरह से प्रोसेस से बाहर हो गए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप प्रोसेस से बाहर हो गए, ठीक है। MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए अपन बात करेंगे, पूरा खत्म हो गया आपके लिए प्रोसेस। यहाँ पर मैं MCC के काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टेट काउंसलिंग का भी एल्गोरिथम नियरली सेम चलता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग आपको करना है अगर आपको कॉलेज मिलता है तो। अगर आपका ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने जो कॉलेज डाला था, ठीक है, कॉलेजेस डाले, अब उसमें थर्ड राउंड में आपको मिल गया, बट आपका ऐसा है कि नहीं यार छोड़ो, मेरे को इसमें एडमिशन नहीं लेना, इससे अच्छा मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, देन इन दैट केस आप चूज कर सकते हो कि आपने नहीं ले, मतलब आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपको प्रोसेस दैट इज आपको कॉलेज उठाना है तो थर्ड राउंड अंतिम राउंड है, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है देन इन दैट केस डेफिनेटली आप जा सकते हो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जा सकते हो एंड अगेन आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। अब स्टे वैकेंसी राउंड कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बट स्टे वैकेंसी राउंड में ध्यान में रखना वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको पहले तीनों राउंड्स में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने की कोई भी सीट होल्ड करके नहीं रखी हुई है।
अब स्टे वैकेंसी राउंड का जो राउंड 1 होता है ना, उसके अंदर तो आप डेफिनेटली आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हो, बट उसके बाद के जो राउंड्स की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग होगी वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपका राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग, उसके बाद मतलब राउंड 3 के बाद जो आपने चॉइस फिलिंग करी ना, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता रहता। तो अगेन अब मान के चलते हैं कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 आया, ठीक है, उसमें आपको कॉलेज मिला या तो आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर तो आपको नहीं मिला तो अपने आप जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, ठीक है। बट आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी ना वो लॉक्ड हो जाएगी, ये ध्यान में रखना आपको। चॉइस फिलिंग जो है ना वो आपकी लॉक हो जाएगी, आप इसके आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते, मतलब चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो वो समझदारी से करो, जो कॉलेज लेना है वही लो, ठीक है। फालतू में कुछ भी कॉलेज डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर मान के चलो आपको कॉलेज मिल गया तो आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो येस या तो नो। अब मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आपको येस ही टिक करना है, बिकॉज नो मतलब आप रिपोर्टिंग अगर नहीं करोगे तो फिर आपको दैट इज एग्जिट तो आप लोगे विद 4 फीचर ऑफ डिपॉजिट। बट एमसीसी का यहाँ पर रूल आया हुआ है, जो भी ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड दैट इज राउंड नंबर 4 में अगर आप कॉलेज अपना छोड़ देते हो तो फिर आपको 1 साल के लिए यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए आप यहाँ से बैन हो जाओगे एमसीसी के काउंसलिंग से, मतलब एक तरीके से कि आप आपने अगर ले भी लिया, ठीक है, एडमिशन, मतलब आपका नीट क्रैक भी हो गया अगर अगले साल, तो भी आप नहीं ले नहीं सकते एडमिशन एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर एमसीसी के ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी में अगर आपको एक कॉलेज अलॉट होता है तो फिर आपको कॉलेज लेने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर तो होशियारी से पार्टिसिपेट करो, वही कॉलेजेस डालो जो आप डालना चाहते हो। बाद में स्टे वैकेंसी राउंड 2, 3, 4, 5 इसमें आपको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा कि आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको चेंज कर पाओ, ठीक है। और इसी तरह से स्टे वैकेंसी राउंड्स चलते जाएंगे जब तक सारे के सारे सीट्स जो है वो खत्म नहीं हो जाते। तो आई होप आपको ये प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट के प्रोसेस के बारे में। अब महाराष्ट्र स्टेट का प्रोसेस जो है वो सेम चलता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो। अब रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात आती है, रजिस्ट्रेशन ध्यान में रखना है, एक तो आप राउंड 1 के पहले कर सकते हो या फिर आप राउंड 3 के पहले कर सकते हो। उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। राउंड 2 में कोई रजिस्टर नहीं कर सकता। राउंड 4 में, राउंड 5, राउंड 6 जितने भी सारे राउंड्स होते हैं उसमें आप नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में कर सकते हो। ऐसे भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर करना ही भूल गए। सो रहे थे क्या आप लोग? आपको नहीं पता क्या कि मेरे पास जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सारा का सारा आपको बताता रहता हूँ कौन सा कब क्या अपडेट आ रहा है। वो जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन करके रखो यार, फ्री में सारे के सारे अपडेट्स सारे होते हैं कि कब क्या क्या चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको सेम चीज़ दैट इज रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बट सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 के पहले कर सकते हो या फिर राउंड 3 के पहले कर सकते हो, ठीक है। फिर अगेन आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है आपको? अगर आप स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1000 रुपये आपको देने हैं, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की रिजर्व होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो उसमें 5000 रुपये आपको भरने। अगर आपको दोनों में एडमिशन लेना है, मतलब दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको 6000 रुपये यहाँ पे भरने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करोगे, अपलोड करोगे, जो कि एमसीसी के काउंसलिंग में नहीं करना पड़ता था बट इस वाले काउंसलिंग में आपको करना पड़ता है, ठीक है। कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए लेस देन, ठीक है, वो होने चाहिए लेस देन 300 KB, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा अगर महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करते हो, है ना। महाराष्ट्र स्टेट का इशूड कास्ट सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र स्टेट का इशूड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्म होगा, ठीक है, आप फॉर्म भर रहे हो ना बेसिकली एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेके रखना है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन ही होगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट करेक्शन एक विंडो दी जाती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस से अपलोड करके देखो अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो। उसके बाद आपका स्टेट मेरिट लिस्ट, मतलब आपकी स्टेट के कितने बच्चों ने अप्लाई किया और उनको एक ऑर्डर में रख दिया जाता है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके हिसाब से उसको ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। स्टेट मेरिट लिस्ट के बारे में सभी को पता होगा, स्टेट रैंक बेसिकली वहाँ पे पता चलती है आपको। उसके बाद कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग है वो प्रोसेस सेम एमसीसी की तरह होगा। और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट मतलब रिजल्ट आएगा, दैट इज राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड तब तक होते जाएंगे जब तक कि सीट्स भर नहीं जाते। और फिर लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेके जाओगे अलॉन्ग विद द फीस, ठीक है। सेम प्रोसेस, अगर फ्लो चार्ट के बारे में बात करोगे सेम प्रोसेस होता है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। बट यहाँ पे एक ये है कि जो मैंने आपको रूल बताया था ना कि अब 1 साल से 1 साल के बाद, मतलब
1 साल के लिए आप एमसीसी की काउंसलिंग के लिए बैन हो जाओगे, ठीक है। तो वो रूल यहाँ पे नहीं है, बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम है कि राउंड 1 में आपको या तो कॉलेज मिलेगा या तो फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है येस या फिर नो। तो अगर आपको कॉलेज मिला तो आप क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग जो है वो या तो येस नो वापस से करोगे, बराबर। अगर तो आप रिपोर्टिंग कर देते हो, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके चले जाते हो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद आप स्टेटस रिटेंशन भरते हो या फिर नहीं भरते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करते हो या फिर नहीं करते हो। अगर तो आपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर दिया, मतलब क्या कि भाई मैं टॉप रैंकर हूँ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, मेरे को जेएसएमसी मेडिकल कॉलेज जो है जेएसएमसी ही मेरे को चाहिए था और मेरे को फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर दिया और मैंने अपनी काउंसलिंग खत्म कर दी। या फिर मेरे को मिला सेकंड रैंक कॉलेज और मैंने टॉप पे रखा था जेएसएमसी, अब मेरे को ऐसा है कि मेरे को राउंड 2 में जो है वो जेएसएमसी चाहिए। तो इस केस में अगर मैंने मतलब रिपोर्ट भी करा है जाकर, तब भी मैं स्टेटस रिटेंशन फॉर्म यहाँ पे नहीं भरूंगा, मैं उनको बोलूंगा मेरे को बेटरमेंट चाहिए, मेरे को अपग्रेडेशन करना है, ठीक है। तो आप बेटरमेंट के लिए चले जाओगे एंड यू विल बी मूविंग टू राउंड 2। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप जो है दैट इज अपने आप राउंड 2 में जा सकते हो, या फिर आपका ऐसा है कि नहीं मेरे को तो कॉलेज, मेरे को तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना आगे के राउंड्स में, तो अपने आप निकल जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं भी करी है ना, पहले वैसा रूल हुआ करता था, ठीक है, कि आपको रिपोर्ट करना ही पड़ता था। 2021 तक वो रूल एप्लीकेबल था, 2021-22 तक, बट पिछले साल से उन्होंने रूल चेंज कर दिया है कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिलता है, ठीक है, और आप रिपोर्ट नहीं भी करते हो, तभी भी फ्री एग्जिट है, आप अपने आप जो है वो राउंड 2 में चले जाओगे, बट आपका राउंड 1 में जो कॉलेज आपको दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2 में क्या होगा, या तो आपको कॉलेज मिलेगा या तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, बराबर। कॉलेज अगर मिल गया तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। मतलब रिपोर्ट करोगे नहीं करोगे उसके बेसिस पे। उसके बाद आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस बनते हैं कि आप या तो फाइनलाइज कर दो कॉलेज या तो फिर आपके बेटरमेंट के लिए चले जाओ, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या आता है, दैट इज आप कॉलेज उठाते ही नहीं हो, ठीक है, आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है और आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपको अगर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, सेम रूल, राउंड 3 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर से एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। अब आपको मान के चलो कि आपको एक कॉलेज मिला राउंड 2 में, आपको एक कॉलेज मिला था राउंड 1 में भी, अब आपको एक बेटर कॉलेज मिल गया, आपके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको एक बेटर कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो अगर बेटर कॉलेज मिल गया तभी भी सेम चीज़ है कि या तो आप वहाँ पे रिपोर्ट करो या तो फिर रिपोर्ट मत करो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हो तो ये सारा पूरा एल्गोरिथम वैसे ही चलता है। अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है अगेन, दैट इज कि भाई मेरे को ऐसा है कि मेरे को स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर देना है और मेरे को खत्म कर देना है, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप बेटरमेंट के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ राउंड 3 के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज या तो आपको एक नया कॉलेज अलॉट होगा या तो फिर आप अपग्रेड हो जाओगे, बराबर, या फिर आप सीधा चलो जाओगे ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर। और ये सेम रूल्स है, ठीक है, ये सेम रूल्स आपको जो ध्यान में रखने हैं। और महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में ध्यान में रखना है कि ऑटो रिटेंशन जो है वो हो जाता है अगर आपको एक कॉलेज मिल जाता है। तो मैं आपको एक बेसिक समरी दे देता हूँ कैसे ये सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस, हाँ। तो मैं आपको एक बेसिक समरी दे देता हूँ। ये राउंड 1 है ये, ठीक है, ये है आपका राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है, या फिर सीट अलॉट नहीं हुआ, क्लियर है। सीट अलॉट हुआ या फिर सीट अलॉट नहीं हुआ, दैट इज द केस, ठीक है। अगर तो आपको सीट अलॉट हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीट अलॉट, है ना। अगर तो आपको सीट अलॉट यहाँ पे हो जाता है तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है कि या तो आप रिपोर्ट करो या तो आप डोंट रिपोर्ट, ठीक है, आइदर डोंट रिपोर्ट, ठीक है। या तो आप रिपोर्ट करोगे या तो फिर आप रिपोर्ट नहीं करोगे। अगर तो आपको सीट अलॉट नहीं होती है बिल्कुल भी, तो फिर तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में यहाँ पे चले गए, तो इसका तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। 1 मिनट, राउंड 2, या अगर आपने रिपोर्ट किया, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे लेके चले गए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आप 2 ऑप्शन बनते हैं, ठीक है, कि आपने रिपोर्ट तो किया बट आपके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं, या तो आप अपनी काउंसलिंग यहाँ पे खत्म करवा दो, मतलब अपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर के अपना फाइनल कॉलेज कर दो, या तो फिर आप रिपोर्ट करके उनको बोल दो कि मेरे को तो यार बेटरमेंट के लिए जाना है, ठीक है, मेरे को जाना है बेटरमेंट के लिए और मैं खेलना चाहता हूँ राउंड 2 के अंदर, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर तो आप रिपोर्ट नहीं भी करते हो, सीट मिलने के बाद भी अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तब भी आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में जाते हो। दैट्स वाई इट इज अ फ्री एग्जिट इन स्टेट काउंसलिंग एज वेल, ठीक है, फ्री एग्जिट ही है अगर आप स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात करोगे तो। सिमिलरली मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ आगे का, दैट इज राउंड 2 के बारे में बात करते हैं। राउंड 2 में क्या होगा, अगेन सीट या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। एक और ऑप्शन होता है दैट इज बेटरमेंट, मतलब आप अपग्रेड भी हो सकते हो, बराबर कि नहीं।
बेटरमेंट। सीट नहीं मिलती है तो मैं तो जाऊँगा डायरेक्टली राउंड 3 के अंदर, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको आगे के राउंड्स नहीं खेलने हैं, तो आपके पास एक एग्जिट का भी ऑप्शन होता है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को खेलना होता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर अपन बात करेंगे यस कि मेरे को भाई सीट तो मिल गई, तो आपके पास अगेन दो ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, कि या तो आप रिपोर्ट करोगे या तो फिर आप रिपोर्ट नहीं करोगे, राइट। रिपोर्ट करोगे या तो फिर आप रिपोर्ट नहीं करोगे। अगर तो आपने रिपोर्ट किया तो आप या तो अपना एडमिशन जो है वो फाइनल कर दोगे, या फिर आप बोलोगे मेरे को बेटरमेंट के लिए जाना है, बराबर। या तो आपको बेटरमेंट के लिए जाना है ये बोल दोगे, और अपने आप जो है आप राउंड 3 के लिए चले जाओगे। अब आप मान के चलो आपने रिपोर्ट नहीं किया अगर, तो फिर इन दैट केस अगर आपको राउंड 3 में खेलना है देन यू हैव टू रजिस्टर अगेन, ठीक है। आपको इन दैट केस रजिस्टर वापस से करना पड़ेगा। अब मान के चलो कि आपको बेटरमेंट हुआ, मतलब क्या कि आपने राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिला था उससे बेटर कॉलेज जो है वो आपको राउंड 2 में मिल गया। तो अब बेटरमेंट के बाद भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या, एक तो कि आप जाके फाइनल कर दो उस पर्टिकुलर कॉलेज को, ठीक है। और अगर आपको मान के चलो आपका बेटरमेंट नहीं हुआ, तो बेटरमेंट नहीं होने के केस में भी आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है, कि या तो आप राउंड 1 का कॉलेज फाइनल कर दो, राउंड 1 का कॉलेज फाइनल कर दो, या फिर आप जो है वो यहाँ पे राउंड 3 के साथ राउंड 3 में चले जाओ, ठीक है। बेटरमेंट में क्या हो सकता है, या तो बेटरमेंट आपका हुआ या तो फिर आपका बेटरमेंट नहीं हुआ। अगर तो आपका बेटरमेंट हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे उनको बोलो कि भाई मेरे को और ज़्यादा बेटरमेंट करनी है। या फिर आपका बेटरमेंट नहीं हुआ तो आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं कि राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिला था, अब आपका ऐसा है कि यार पता नहीं राउंड 3 में क्या होगा, तो मैं राउंड 1 का ही कॉलेज वापस से जाके क्या मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, हाँ तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। या फिर आपका ऐसा है कि भाई नहीं चलो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे को अपग्रेड करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड भी हो जाएगा राउंड 3 में, ठीक है। राउंड 3 में ध्यान में रखना है, जो भी राउंड 2 की सीट नहीं उठाएगा उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद राउंड 3 में फिर से रजिस्टर करके आप जाओगे ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में। सो आई होप वीडियो जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यही है आपका एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो थोड़ा स्लो करके देखो चाहिए तो, बट मैंने ट्राई किया है कि जितने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो हो चुका है ये। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है, राज भोसले YT, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के बारे में सबसे पहले अपडेट मिल सके। और छोटी छोटी अपडेट्स वगैरह जो होंगी वो तो मैं यूट्यूब पे वगैरह तो दूंगा नहीं, है ना, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।